नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बेकरिया में हुए पेपर लीक के मास्टरमाइंड का मददगार गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर 7 दिन में पीसी रिमांड भेजा। सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में पति पत्नी की हुई मौत, जबकि 2 बच्चे हुए घायल। डिस्कॉम कर्मी के साथ हुई मारपीट के बाद डिस्कॉम कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। आरपीएससी की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में पुलिस के हाथ एक और सफलता लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे इनामी आरोपी शेर सिंह मीणा के एक साथी को जयपुर से गिरफ्तार किया। एसपी महेंद्र पारिक ने बताया कि मुख्य आरोपी अनिल कुमार उर्फ शेर सिंह मीणा गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस ने उसके साथी जयपुर निवासी रामगोपाल मीणा को गिरफ्तार किया है। रामगोपाल को शेर सिंह का दाहिना हाथ बताया जा रहा है। लीक पेपर को अन्य आरोपियों तक अलग अलग माध्यमों से पहुंचाने के बाद पैसों की डील भी रामगोपाल ही करता था। उसे सोमवार को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा गया। रिमांड के दौरान रामगोपाल से पूछताछ की जाएगी और पेपर लीक के खेल में छिपे आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि मामले का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण न्यायिक अभिरक्षा में है। उसकी पुलिस अभिरक्षा को पुलिस ने सुरक्षित रखा है ताकि शेर सिंह के पकड़े जाते ही दोनों को आमने सामने लगातार पूछताछ की जा सके। पुलिस के अनुसार शेर सिंह के जल्द ही पकड़े जाने की संभावना है। आपको बता दें कि बीते साल 24 दिसंबर को 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान का पेपर लीक कर दिया गया था। मामले में सुरेश बिश्नोई, राजीव उपाध्याय, भूपेंद्र सारण और पटवारी गमाराम गिरफ्तार हो चुके हैं। ये सभी जेल में हैं। सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सुरवाल थाना क्षेत्र के दूबी बनास नदी गांव के पास एक बोलेरो कार में बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उपाधीक्षक राजवीर सिंह चंपावत ने बताया कि शहर निवासी मनोज अपनी पत्नी अनिता व 2 बच्चों के साथ सवाई माधोपुर के बगड़ी अपने ससुराल में जा रहा था। इसी दौरान लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर ससुराल थाना क्षेत्र के दूबी बनास नदी के पास एक बोलेरो कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बोलेरो कार चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर सुरवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पति पत्नी सहित दोनों घायल बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मनोज व उसकी पत्नी अनिता को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल दोनों बच्चों का उपचार जारी है। अस्पताल में छोड़ा बेटा, इधर देख। क्या नाम है तेरा? अरे भैया का? और कहाँ चोट आई है तेरे? और सर, ये दुब्बी बनास गांव के पास एक एक्सीडेंट हुआ है आज, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। हाँ, एक बोलेरो और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल पर पति पत्नी जा रहे थे और बोलेरो से एक्सीडेंट होने पर दोनों का देहांत हो गया, पति और पत्नी में। और अभी उनका पोस्टमार्टम हुआ है और जो भी कानूनी कार्रवाई एक्सीडेंट कार्रवाई करें। ये दुर्घटना हुई, इसके बारे में जानकारी थी? ये अभी करीब आधा घंटे पहले दुब्बी के पास में मोटरसाइकिल से शहर के विनोद और वो अपनी पत्नी अनीता के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। दोनों बच्चे भी साथ में थे। बोलेरो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें दोनों पत्नी की मौत हो गई। बच्चे घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उसकी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर में सर्किट हाउस रोड पर न्यायिक अधिकारी की एक कार की बस से टक्कर हो गई, जिसमें न्यायिक अधिकारी के कंधे पर चोट आई। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारी की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बस सीज कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। हालांकि बस में सवारियां भी बैठी थी, जिनको नीचे उतारकर अलग व्यवस्था की गई। रातानाड़ा थाना अधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि जयपुर से न्यायिक अधिकारी आनंद भंडारी जोधपुर आए थे, उनके साथ यह घटना घटित हो गई। पुलिस द्वारा पूरे मामले में आगे की कार्यवाही जारी है।
आज 13 तारीख को अभी 11 सवा 11 बजे की बात है। जयपुर से जज साहब जो अनंत भंडारी जी हैं, जो अभी अपीलीय अधिकरण के सदस्य हैं, और वो राजकार्य से यहाँ जोधपुर पधार रहे थे। तो सर्किट हाउस चौराहे पर उधर भाटी चौराहे की तरफ से कोई बस है जो तेज़ गति और लापरवाही से उसके चालक ने उस गाड़ी की टक्कर मारी बाईं तरफ, जिससे गाड़ी जो है वो बाईं तरफ का पूरा हिस्सा उसका डैमेज हो गया और जज साहब जो है वो जोर से उछलकर और दाहिनी तरफ वाले शीशे से टकराए, जिससे उनके कंधे में चोट होना बता रहे। ड्राइवर जितेंद्र कुशवाहा की तरफ से रिपोर्ट दी है, जिसमें हमने प्रकरण दर्ज किया है और बस को सीज किया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन सोमवार को जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में स्थित बृहस्पति भवन में किया गया। जेएनयू कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने बताया कि जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ VC के माध्यम से चर्चा की गई थी। जेएनयू द्वारा एक मॉडल बनाकर विदेश मंत्रालय को भेजा गया। कुलपति ने बताया कि 75 विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए मॉडल में से जेएनयू की रूपरेखा को मंत्रालय द्वारा चयनित किया गया, जिसके चलते सोमवार से प्रक्रिया प्रारंभ की गई। श्रीवास्तव ने बताया कि पहली सेमिनार के तहत G20 में भारत की ओर से प्रतिनिधि करने वाले सदस्यगण उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान 350 कॉलेजों में एक साथ डिबेट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्विज कंटेंट आदि शुरू किए गए। KL श्रीवास्तव ने बताया कि 18 तारीख को इन सभी एक्टिविटीज का रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद एक रिपोर्ट मंत्रालय को सबमिट की जाएगी। संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर दिनेश कुमार गहलोत ने बताया कि 2 दिवसीय संगोष्ठी में देश के अलग अलग 12 शिक्षाविद उपस्थित रहेंगे और G20 में भारत की अध्यक्षता और तकनीकी शब्दावली पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में प्रोफेसर गिरीश नाथ झा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग तथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजनीति विज्ञान विभाग दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को प्राप्त हुई है, तो G20 भारत की अध्यक्षता और इस संदर्भ में जो तकनीकी शब्द हैं उन पर 2 दिन चर्चा की जाएगी। 12 रिसोर्स पर्सन देश भर से आए हैं, जिसमें मैं नाम बताना चाहूँगा आपको। दिल्ली से प्रोफेसर सुनील कुमार चौधरी दिल्ली विश्वविद्यालय में है। इसके अलावा प्रोफेसर सत्यपाल सिंह, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के शर्मा जी हैं। कानपुर से प्रोफेसर AK वर्मा जी है। इसके अलावा जयपुर से डॉक्टर BL सैनी जी है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से डॉक्टर लादूराम चौधरी जी है। BHU से डॉक्टर गोविंद इनखिया जी है। और इसके अलावा कुल मिला के 12 रिसोर्स पर्सन भाग ले रहे हैं। उसमें इसकी खासियत 2-3 खासियत है इस सेमिनार की। पहली बात तो ये, जो लोग इस सेमिनार में प्रतिभागी के रूप में, उन सबको आमंत्रण जो है आयोग ने खुद ने भेजे हैं। ये सभी शिक्षक हैं, ये सभी शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और इन 2 दिन की इस वर्कशॉप में जो विभिन्न तकनीकी शब्द इस संदर्भ में चर्चा में आए उस पर चर्चा की जाएगी। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार गहलोत हूँ और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का स्थानीय संयोजक हूँ। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जैसे ही भारत को G20 की अध्यक्षता मिली, अगले दिन हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑनलाइन मीटिंग करी और उस मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए, जिनमें चयनित विश्वविद्यालय, जिसमें हमारा विश्वविद्यालय भी था, 75 विश्वविद्यालयों में, उस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में हम लोगों ने अपना एक रूपरेखा तैयार की और वो विदेश मंत्रालय को भेजी, जिसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते थे। उस एक्टिविटी को भेजने वाले हम सबसे सक्रिय और सबसे प्रथम विश्वविद्यालय थे, जिन्होंने G20 की कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। मंत्रालय ने हम लोगों के भेजे हुए मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया। कई विश्वविद्यालयों को हम लोगों के प्रपोजल बनाने के लिए कहा और हमें तुरंत स्वीकृति उसकी दी। ये प्रक्रिया आज से यहाँ लागू हो रही है। उस क्रम में सबसे पहली सेमिनार यहाँ आज G20 के प्लेटफॉर्म से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की सेमिनार G20 के माध्यम से राजस्थान विभाग उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें राजनीति विज्ञान विभाग का विशेष योगदान है। G20 की अध्यक्षता और तकनीकी शब्दावली, जिसमें
G20 के बाकी देश भी सम्मिलित होंगे तकनीकी शब्दावली के बनाने के लिए, उसके लिए जो नेशनल बॉडी है उसके प्रतिनिधि हमारे पास आए हुए हैं जो इस सेमिनार में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और इसके अलावा G20 के जो भारत के लोग हैं जिन्हें विश्वविद्यालयों का जिम्मा दिया गया है वो भी यहाँ उपस्थित हैं। इसमें कई सारे जो है भाषण डेलिब्रेट कर रहे हैं लोग अपनी विद्वता के आधार पे, कई सारे सजेशंस दिए जा रहे हैं। और इसी के समानांतर, इस सेमिनार के समानांतर जो हमने बाकी कार्यक्रम शुरू करे हैं वो 350 कॉलेजेस में विभिन्न वाद विवाद प्रतियोगिताएं, विभिन्न क्विज, विभिन्न स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ एक साथ हम लोगों ने शुरू करी हैं। और इन सब को एक बार सारा सम्मिलित करके हम लोग 18 तारीख को कोऑर्डिनेट करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ किस तरीके से हुई और पूरे देश के लिए उसको सबमिट करेंगे। धन्यवाद। ये 2 दिवसीय गोष्ठी हमने यहाँ पे रखी है। वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग जो भारत सरकार का है, हम वहाँ से आए हैं। हमने यहाँ पे 2 दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी रखी G20 में भारत की अध्यक्षता और तकनीकी शब्दावली। तो इसमें 2 दिन में जो व्याख्यान होंगे हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि G20 में जो आजकल नए डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, नई शब्दावली बन रही है, उनमें से ऐसी कौन सी शब्दावली जिसका हमें भारतीय भाषा में अनुवाद करना है, ताकि भारतीय भाषा में जो संबद्ध विषय हैं G20 के, जैसे इकोनॉमिक्स है, वाणिज्य होगा, प्रशासन होगा, टेक्नोलॉजी होगा, तो इन सब के शब्दों का चयन करके हम ये देखेंगे कि वो शब्दावली पहले हमारे यहाँ बनी है कि नहीं बनी है, नहीं बनी है तो उसको हम बनाएंगे। तो इस विषय पे ये 2 दिवसीय गोष्ठी हो रही है और हम ये आशा करते हैं कि 2 दिवसीय गोष्ठी में हम उन शब्दों का चयन कर पाएंगे जो अब तक हमारे शब्दावली आयोग में नहीं बनाए गए। तो ये हमारा एक उद्देश्य है। 2 दिवसीय गोष्ठी की बात करें तो राष्ट्रीय गोष्ठी है ये, और कहाँ से जो है विद्वान इसमें बात करें? विद्वान देखिए, जयनारायण व्यास जो विश्वविद्यालय जोधपुर का है उसके विद्वान हैं, और जयपुर के हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, JNU के हैं, और कई अन्य विश्वविद्यालयों से भी लोग हैं। और हम ऐसी गोष्ठियों में ये प्रयास करते हैं कि जो शब्दावली हमने बनाई है पहले से वो लोगों के समक्ष रखें और उनका फीडबैक लें। तो इस सिलसिले में 100 से ज़्यादा प्रतिभागियों को आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और हमारे व्याख्यान में प्रतिभागिता दें और व्याख्यानों को सुनें और चर्चा करें और शब्दावली जो बनी है उसमें अपना वक्तव्य दें। गोष्ठी की बात करें तो कुछ नया निकल के आएगा इस नया निकल के ये आएगा कि जो G20 की शब्दावली अभी बन रही है, नई जो व्याख्यान हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, G20 भारत का एक वेबसाइट है जिसपे कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं, अभी उनको संकलित किया हमने और मशीन की मदद से उनके कीवर्ड्स निकाले और उन कीवर्ड्स पे चर्चा यहाँ पर होगी। विद्वान चर्चा करेंगे कि इनमें से कितने जो कीवर्ड्स हैं पहले से बने बनाए हैं हमारी शब्दावली में, जो नहीं बने हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी, आपका परिचय दें। मैं प्रोफेसर गिरीश नारायण झा, चेयरमैन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली। जोधपुर शहर के शास्त्रीनगर स्थित केशव नगर में डिस्कॉम कर्मियों के साथ बकाया रिकवरी करने के समय उपभोक्ता द्वारा मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। सोमवार को संयुक्त संघर्ष समिति जोधपुर डिस्कॉम द्वारा डिस्कॉम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। इंटक महामंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 11 मार्च को कनिष्ठ अभियंता अनिल बिश्नोई व अन्य स्टाफ के साथ राजस्व वसूली करते समय उपभोक्ताओं द्वारा मारपीट व गाली गलौज की गई, जिसके संबंध में शास्त्रीनगर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। नामजद मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा डिस्कॉम कर्मचारियों पर ही BFIR दर्ज कर दी गई, जिसको लेकर डिस्कॉम कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि यदि पुलिस द्वारा इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो सभी डिस्कॉम कर्मचारियों द्वारा हजारों की संख्या में एकत्रित होकर डिस्कॉम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन करते हुए विरोध दर्ज करवाया जाएगा। शनिवार के दिन जो हमारे कर्मचारी रिकवरी के लिए गए थे, सब डिवीजन के अंदर जो रिकवरी चल रही है मार्च के महीने को देखते हुए, जिन उपभोक्ताओं की आउटस्टैंडिंग बाकी है, तो अपनी ड्यूटी बजाते हुए जैन साहब भी साथ में थे। हमारे कर्मचारियों के साथ एक कंज्यूमर पंकज शर्मा नाम से उन्होंने मारपीट की और जान माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक तरह से जान पर हमला था। हमारे कर्मचारी सुरक्षित नहीं है,
इसलिए जब हम एफआईआर दर्ज कराने गए तो पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, असहयोग किया और इस तरह से किया कि नाम से एफआईआर दर्ज नहीं करके अज्ञात व्यक्ति के नाम से एफआईआर दर्ज की, जबकि उल्टा हमारे कर्मचारियों के नाम से एफआईआर दर्ज की गई। इसका मतलब है कि हमारे कर्मचारी अगर रिकवरी के लिए जाते हैं और रिकवरी नहीं होती है तो उनको चार्जशीट मिलती है, और अगर रिकवरी के लिए जाते हैं तो उनके जान माल को नुकसान होता है। तो हमारे कर्मचारियों की जान जोखिम में है। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रशासन, डिस्को प्रशासन हमारा सहयोग करे और पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के नामजद एफआईआर दर्ज करे और हमारे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई कर्मचारियों के खिलाफ वो एफआईआर को रद्द करे और उस दोषी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको जेल पहुंचाने का काम करे तब, और नहीं तो अगर आज हमारे ये सुनवाई नहीं होगी और हम आज इतनी सी तादाद में कल पूरा डिस्कॉम के हजारों की तादाद में पड़ाव डालेंगे और नियम अनुसार हम यहाँ पर आमरण अनशन तक भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया तो हम डिस्कॉम प्रशासन से, एमडी साहब से, माननीय सेक्रेटरी महोदय से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर करके उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारे कर्मचारियों की एफआईआर रद्द की जाए। आपका नाम? जितेंद्र सिंह, इंटेक महामंत्री। बताइए। पिछले गत शनिवार को हमारे स्टाफ के साथ में, जहीन साहब के साथ में, टेक्निकल हेल्पर और एफआरटी प्राइवेट स्टाफ के साथ में कुछ लोगों ने राजस्व वसूली के कार्य के दौरान मारपीट की और उस मारपीट की हम घोर निंदा करते हैं। हमारे स्टाफ के साथ में ये मारपीट रोज का काम हो गया। हमारा मैनेजमेंट से ये पूरा ये प्रार्थना है, उनसे निवेदन है कि भाई वो हमारी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें, क्योंकि हमारा राजस्व काम हमारे घर का नहीं है, हम सरकार का काम कर रहे हैं। और उस सरकारी काम में अगर कोई हमें हमला करेगा, हमारे जान से मारने की धमकी देगा, जान से मारने की कोशिश करेगा, तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे? सरकार के राजस्व वसूली पे इसका बुरा असर पड़ेगा और फिर वो असर हमारे ऊपर, जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा कि भाई हमारे ऊपर चार्जशीट के रूप में आएगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं और पुलिस के ऊपर ये पूरा दबाव बनाया जाए, क्योंकि ये जो जांच अधिकारी नियुक्त किए गए इस एफआईआर में, उस एफआईआर के जांच अधिकारी वो चेंज किए जाए, क्योंकि हमें निष्पक्ष जांच का वो भरोसा नहीं है उनके ऊपर। हम ये मैनेजमेंट से मांग करते हैं कि ये निष्पक्ष जांच के लिए आप जांच अधिकारी को चेंज करें, तुरंत चेंज करें। आपका नाम है परिचय? मैं अजय जोशी, शहर अध्यक्ष बेजोड़। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। Authentic taste, so this is the one of the best shop, I guess. Ultimate.
श्रीजी हतई पूरी सिटी के बाहर सभी तक इनका टेस्ट पहुंच चुका है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर की निज मंदिर में स्थापित चरण पादुका सोमवार को जोधपुर शहर में आई। शहर के बॉम्बे मोटर चौराहे पर स्थित साईं बाबा मंदिर में चरण पादुका को भव्य तरीके से फूलों के साथ सजाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन किए। व्यवस्थापक साईं भक्त राजेश बारासा ने बताया कि शिरडी के साईं बाबा की चरण पादुका पहली बार जोधपुर शहर में आई है, जिसको लेकर साईं भक्तों में गजब का उत्साह है। उन्होंने बताया कि बॉम्बे मोटर चौराहे स्थित साईं मंदिर में चरण पादुका साईं पालकी में सजाकर गीता भवन तक ले जाया गया, जिसके बाद वहां पर चरण पादुका के दर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर चरण पादुका के दर्शन करेंगे। शाम के समय भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु साईं भजन गाकर साईं बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे। भजन कीर्तन के पश्चात सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। ये शिरडी से साईं बाबा की ओरिजिनल पादुका आ रही है जोधपुर में। यहाँ से हम बाबा की पादुका पालकी के साथ लेकर जाएंगे गीता मंदिर तक। उसके बाद वहाँ सत्संग का प्रोग्राम रखा है और भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था की है, प्रसाद। होली का त्योहार आते ही शहर के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं द्वारा गणगौर पूजन भी शुरू हो गया है। इस दौरान गवर ईश्वर की प्रतिमा को आभूषणों से सजाकर विराजमान किया गया। शहर के अमृत नगर में आयोजित किए जा रहे गणगौर पूजन के दौरान पूजा करने वाली रानू माचर ने बताया कि 16 दिन तक महिलाओं द्वारा लगातार गवर ईश्वर का पूजन किया जाता है। इस दौरान महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए जाते हैं और नृत्य भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। होली से आरंभ होकर गणगौर तीज तक यह निरंतर जारी रहता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा लें। जय श्री कृष्णा सभी को। मैं रानू माचर हर साल की तरह इस बार भी सभी तीजनियों में शामिल होकर और आप सबको गणगौर की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गणगौर होली के दिन से शुरू होकर 16 दिन तक हम ये गणगौर पूजते हैं और हमारा जो ग्रुप है वो अमृत नगर पाल रोड गीता जी माचर के सानिध्य में हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और उन्हीं के साथ साथ में इस बार ललिता जी धूत ने यहाँ पर पावटा में बहुत ही खूबसूरत गवर का आयोजन किया है। तो आज हम दोनों ही ग्रुप्स का एक कॉम्बिनेशन है और हम लोग साथ में आकर और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर गवर माता की जैसे घर में एक बेटी की शादी अगर मन जाती है तो हम कितने हर्ष और उल्लास से उसे मनाते हैं, उसी तरह हम गवर माता की ये जो पूरा फेस्टिवल है जिसमें उनकी शादी ईश्वर जी से करी जाएगी, हम इसे भी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो आज हम इनके यहाँ पर आए हैं ढोल ढमाकों के साथ में, खूब सारा नाच गाना, खूब सारी मस्ती और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये भरा होता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रंगों से जो गवर माता ने हमें दिए हैं। सालों साल सभी गवर पूजें, सभी यहाँ पर नाचते कूदते हंसते खेलते रहें, यही हमारी दुआ है सबके लिए। यहाँ पर भी हम लोग आए हैं तो हम यहाँ खूब मस्ती करेंगे, खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। हर रोज़ का यही रहेगा जब तक कि गवर का जो है मेन प्रोग्राम मतलब जो गणगौर का दिन है जब ईश्वर जी के साथ में उनकी शादी होकर वो विदा हो जाएंगी, तब तक हम इसी तरीके से नाचते कूदते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की ओर से होटल श्री राम इंटरनेशनल में आयोजित हुए 3 दिवसीय नॉलेज एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत पहली बार लगाई गई आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनिंग मटेरियल की सही प्रदर्शनी आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इस प्रदर्शनी में एक ही स्टॉल, एक ही छत के नीचे आर्किटेक्ट इंजीनियर से संबंधित उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जिसको लेकर लोगों ने काफी सराहा। प्रदर्शनी में कुल 60 स्टॉल लगाई गई। प्रदर्शनी में लगी संदीप टाइल्स की पर शहरवासियों ने काफी उत्साह दिखाया। संदीप टाइल्स के डायरेक्टर पंकज शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ समय से टाइल्स के पैटर्न पर भी बदलाव आया है। पहले सामान्य प्रकार की टाइल्स पसंद की जाती थी, लेकिन अब विभिन्न मटेरियल की टाइल्स बन रही है। साथ ही विदेशी पैटर्न पर भी टाइलें या काफी पसंद की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हेरिटेज कलर को अपनाने का चलन बढ़ा है। ऐसे में कई हेरिटेज टाइल भी आ रही है जो घर के इंटीरियर डेकोरेशन को खूबसूरत बनाती है।
जोधपुर संभाग में तंवर शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हाफवे होम के प्रयासों के संस्थान में प्रवेशित 2 व्यक्तियों को परिवार से मिलाया गया। संस्थान के सचिव साबिर ने बताया कि प्रकाश पुत्र किशनलाल निवासी फलोदी 5 वर्ष बाद परिवार से मिले, जबकि रमेश कुमार पुत्र डुंगरा राम निवासी जेतारण 1 वर्ष बाद परिवार से मिल सके और उनका पुनर्वास कर उन्हें उनके परिजनों से मिलवाया गया। साबिर ने बताया कि इन दोनों व्यक्तियों को मथुरादास माथुर अस्पताल के मनोविकार केंद्र में इलाज चल रहा था। उसके बाद उन्हें हाफवे होम शिफ्ट किया गया था। इनके कई बार काउंसलिंग की गई और परिवारजनों का पता लगाकर संपर्क किया गया। संस्थान ने इस खुशी के मौके पर उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर दोनों के परिवारजनों से मिलाया। लाभार्थियों ने संस्थान के सदस्यों व स्टाफ गणों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकार विभाग के उपनिदेशक अनिल व्यास, समाजसेवी दिनेश जैन, संस्थान अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हुसैन, अध्यक्ष उड़ान फाउंडेशन वरुण धनाडिया, सुनील वर्मा, दुष्यंत व्यास, मनीष गौड़, तेज सिंह व अन्य उपस्थित रहे। हाफवे होम में आने के बाद मुझे बहुत ही सुखद एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतमय है और यहाँ के प्रकृति की गोद में ये हाफवे होम है। प्रकृति की गोद में दवाएं लेने से जल्दी इलाज हो जाता है। आगे चल कर के मैं अपनी परिवार की सेवा करना चाहता हूँ और पत्रकारिता भी व्यवसाय अपनाऊंगा। मुझे भी यहाँ पे हाफवे होम में आने में अनुभव अच्छा हुआ और यहाँ पे दवाई पानी योगा और अन्य एक्टिविटी अच्छी तरह से हमने की और करवाई गई। आगे भी हम मेडिकल का ध्यान रखेंगे और योगा की एक्टिविटी का ध्यान रखेंगे। यहाँ के जितने भी क्रियाकलाप एक्टिविटी है उनका ध्यान रखूंगा मैं आगे भी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के तहत जोधपुर और जयपुर में 2 जगह हाफवे होम खोले गए थे। इनमें उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो कि चिकित्सा की जांच के पश्चात में वह इस होम में रहकर अपने परिवार का पता कर सके। मैं तंवर शिक्षण संस्थान को बधाई देना चाहता हूँ कि हाफवे होम में जो भी लोग आ रहे हैं उनकी टीम उनके साथ परिवार के पुनर्वास के लिए प्रयास कर रही है। ये सुखद अनुभव है कि आज 2 व्यक्तियों का और पुनर्वास हो रहा है। 2 व्यक्तियों के परिवार की और पता चल गई है जिनका शीघ्र पुनर्वास हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस उद्देश्य से ये हाफवे होम खोले थे, यह संस्था और जिला प्रशासन जोधपुर और सामाजिक न्याय अधिकार विभाग यही प्रयास कर रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप हम कार्य करके इस प्रकार के लोगों का पुनर्वास कर सकें। धन्यवाद। तंवर शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित हाफवे होम जो संचालित किया जा रहा है, इसके अंदर जो लोग आते हैं वो यहाँ आकर के बड़ा अनुभव जो है सुखद अनुभव महसूस करते हैं। और पिछली बार भी 2 लोगों को हमने घर भिजवाया, हमें बड़ी खुशी हुई। अभी 2 लोग और घर जा रहे हैं, इसकी भी हमें बहुत बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके शुभ भविष्य के लिए कामना करता हूँ ईश्वर से कि ये आगे चल के भी अच्छी तरह से अपने फैमिली के साथ घुल मिल जाए। तंवर शिक्षण संस्थान द्वारा जो यह बढ़िया रूप से चलाया जा रहा है, इसमें आज खुशी की बात जब मुझे ध्यान पड़ा कि आज यहाँ से 2 व्यक्ति जिनका घर का भी पता चल गया है और वो स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने घर जा रहे हैं, उनके घर वालों के चेहरे पे भी खुशी है, तो यह बहुत ही अच्छा लगा। तंवर शिक्षण संस्थान द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आए सभी प्रकरणों में त्वरित निस्तारण को लेकर नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण की ओर से 17 मार्च तक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए 17 मार्च तक पट्टे से संबंधित सभी शाखाओं में आमजन का प्रवेश निषेध रहेगा। अतिरिक्त आयुक्त बजरंग सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम उत्तर व दक्षिण की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड में कैंप आयोजित करने के साथ ही अब फॉलो अप कैंप किए जा रहे हैं। इस दौरान नगर निगम को काफी संख्या में पट्टे के लिए आवेदन मिले हैं। इन प्रकरणों में त्वरित निस्तारण को लेकर नगर निगम की ओर से 13 मार्च से 17 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए पट्टे से संबंधित सभी शाखाओं में आमजन का प्रवेश निषेध रहेगा।
प्रदेश के शिक्षकों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन की कड़ी में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और राज्य सरकार को जल्द से जल्द 11 सूत्रीय मांग लागू करने की मांग की गई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश मंत्री अरुण कुमार व्यास ने बताया कि पिछले लंबे समय से राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने, 7वां वेतन आयोग और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक कर लागू करने, एसीपी 9, 18, 27 की जगह 8, 16, 24, 32 को लागू करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने शिक्षकों की मांगों को जल्द नहीं माना तो आगामी दिनों में सभी शिक्षक जयपुर कूच करेंगे। शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा प्रथम चरण के दौरान 23 से लेकर के 9 मार्च तक राजस्थान के समस्त विधायकों को इन 11 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत ज्ञापन दिया गया। 10 जनवरी को प्रदेश के संकलन के अनुसार 162 विधायकों को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है। दूसरे चरण में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के संगठन की दृष्टि से 40 जिलों में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से चौथे स्तंभ के माध्यम से सरकार का ध्यान इन 11 सूत्रीय मांग पत्र की ओर आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके तत्पश्चात भी यदि सरकार इस ओर ध्यान आकर्षित करके समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगामी आंदोलन के चरण तय किए जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जिसके तहत सावंत कमेटी का गठन गत वर्ष की सरकार वसुंधरा सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसके पश्चात इस वर्तमान सरकार ने खेमराज कमेटी का गठन किया गया, लेकिन उस दोनों कमेटी, खेमराज कमेटी और सावंत कमेटी की रिपोर्टों को तत्काल प्रभाव से संगठन मांग करता लागू करें और सार्वजनिक करें। दूसरी संगठन की मांग है कि जो एसीपी 9, 18 और 27 की दी जा रही है उनके स्थान पर कुछ राजपत्रित अधिकारी को 10, 20, 30, इसके लिए राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय 8, 16, 24 और 30 वर्ष की 4 एसीपी की मांग करता है। क्योंकि वर्तमान में जब प्रथम नियुक्ति होती है उसमें कुछ एज ज़्यादा हो जाती है, तो ये चौथी एसीपी का लाभ कम को मिलता है, इसलिए संगठन 8, 16, 24 और 32 की मांग करता है। रूपाराम खोजा, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जोधपुर संभाग। शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व के संदर्भ में हमारे जो शिक्षकों की मुख्य मांगे हैं उन मांगों को लेकर जो आंदोलन के हमारे जो चरण चल रहे हैं उसके तीसरे चरण में आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम राजस्थान के प्रत्येक जिले मुख्यालय पर हमारी शिक्षक समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने का ये जो हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के समक्ष में हमने अपनी समस्याएं रखी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी शिक्षकों की इन समस्याओं के बारे में जल्द विचार करें, अन्यथा जो हमारा अगला कदम होगा उसके संदर्भ में हम जयपुर में कूच करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी और प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय संगठन, जय राजस्थान। अरुण कुमार व्यास, प्रदेश मंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जयपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बेकरिया में हुए पेपर लीक के मास्टरमाइंड का मददगार गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर 7 दिन में पीसी रिमांड भेजा। सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में पति पत्नी की हुई मौत, जबकि 2 बच्चे हुए घायल। डिस्कॉम कर्मी के साथ हुई मारपीट के बाद डिस्कॉम कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।